ऑक्शन देखते हैं। हाँ, मैं भी ऑक्शन, अच्छा, ऑक्शन में बिकने के लिए बड़ा अच्छा लगता है। एक कुछ प्राइस बोलता है, वहाँ सामने वाला कुछ प्राइस बोलता है। उसी में ऑक्शन बहुत अच्छा था उसका। आईपीएल में एक टीम थी पंजाब, सुना आपने? पंजाब में एक नाम भूल रहा हूँ मैं। वो नाम का जब नाम उसने कॉल किया बिकने के लिए, तो वो पंजाब में नाम एक्चुअली किसी और का था। शाहरुख करके, हाँ हाँ कुछ था। दो बंदे थे। अच्छा, खरीदना किसी और को था और बिक कोई और गया, क्योंकि नाम का क्लियरिटी नहीं हो पाई। सोचो, अब सोचो पंजाब वाले जो प्रेसिडेंट है ना, जब उसने उसको खरीद लिया, उसका बिक गया, तो भाई पेमेंट तो आपको करनी है। तो फिर कह दिया यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। भाई शाहरुख नाम के दो बंदे, अच्छा उसने किसी और शाहरुख पे लगाया और बिक कोई और गया, समझ गए? तो जिसके साथ ऐसा हुआ उसको इंसल्ट फील होगी। भाई जिसको बिकना नहीं था वो बिक गया, तो उसको बेइज्जती नहीं लगेगी? क्या मतलब हद होगी, मेरे एक तो मैं बिका, ऊपर से मेरे को कह रहा है मैंने फालतू में खरीद लिया इसे। नहीं, सोचो उस बंदे ने पिछली बार आईपीएल में जो परफॉर्म किया ना, इस बार लोग कह रहे हैं लगभग 5 से 6 करोड़ में बिकेगा। अब हिसाब समझ लो आप, समझ रहे हो? तो इंसल्ट भी फील होती है चीज़ों को लेकर के, देखिए कहानी। तो ये जो कह रही है कि सर वो देखते हैं ऑक्शन, देखिएगा बड़ा अच्छा उसमें दिखाता है। झगड़े होते हैं क्योंकि पैसा जब के जेब में है। तो एक प्लेयर को कोई 10 करोड़ की, वो नहीं ऑक्शन, कभी मूवी वूवी देखे अब? 3 करोड़ 1 लाख, वो 1 2 3, नहीं देखा है? नीलामी उलामी की है कभी? करवाई है? पार्टिसिपेट किया है? पार्टिसिपेट होता है। जो बैंक होते हैं, जिन बैंक से लोन लिया जाता है, वो लोन अगर वो प्रॉपर्टी वाले फुलफिल नहीं करते हैं तो बैंक वाले उस प्रॉपर्टी को सीज करते हैं और अपने लोन की रिकवरी के लिए उस प्रॉपर्टी का ऑक्शन करते हैं। तो वो ऑक्शन उस बैंक की वेबसाइट पे बाकायदा होता है। बहुत सस्ते रेट में आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। वो सर्किल रेट जो होता है, सरकारी रेट। जैसे कोई प्रॉपर्टी आपके घर का 2 BHK 3 BHK है, उसका अगर इंदिरापुरम के रेट देखो तो अप्रॉक्सीमेट 30 लाख के आसपास है। डिमांड 70 की है। तो जो डिमांड है ना वो मार्केट रेट है। वैल्यू क्या है? 30 लाख। तो बैंक को तो 30 से ही मतलब है ना अपने रेट से, तो वो 30 लाख के ऑक्शन निकालती है। तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट करके कर लगते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए। सिस्टम ऑफ वर्क हेडिंग डालिए। आंदोलन का विस्तार, डायमेंशंस, एक्सपेंशन ऑफ मूवमेंट। आंदोलन का विस्तार, कहां कहां पे कौन कौन से मूवमेंट हुए। अगर याद हो, मैंने लास्ट लेक्चर, लास्ट मतलब लास्ट रिवोल्यूशनर वाले जो मूवमेंट था, लेक्चर था, उसमें अलग अलग लिखवाए थे, महाराष्ट्र में, बंगाल में। सेम कहानी में बताने जा रहा हूं। तो इंडिया के किस हिस्से में कौन कौन से रिवोल्यूशनरी लोगों ने काम किया है। तो चलो पहला आओ, नॉर्थ इंडिया। सबसे पहले नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से लोग थे। इवेंट अलग कवर कराएंगे, अभी खाली मैं नाम बता रहा हूं। नॉर्थ इंडिया में शुरू करो। सबसे पहले लिखो, टू स्टार्ट द रिवोल्यूशन, क्रांति शुरू करने के लिए, ऑल रिवोल्यूशनरी मेट इन कानपुर इन 1924। सभी क्रांतिकारी 1924 में कानपुर में मिले। 1924 एंड फॉर्म एचआरए, और यहां पे बनता है एचआरए। ठीक है, एचआरए यहां पे बनाया गया। अब एचआरए के बारे में, एचआरए के अगर इवेंट की मैं बात करूंगा तो एचआरए में हेडिंग डालिए, इंसिडेंट्स बाय एचआरए। ये एचआरए कैपिटल लिखना, एचआरए कुछ और कैलकुलेट कर देगा वो। एचआरए सुना है आप लोगों ने, प्राइवेट में जो मिलता है अलाउंस, एचआरए। अभी भी हो सकता है वही है, देखिए हाउस रेंट अराउंड आ गया, पूरा ही लिखना पड़ेगा यार। हेडिंग डालिए आप लोग, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एचआरए के बारे में इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स थोड़े से, ठीक है। एचआरए देखो, ये वो लोग हैं हिंदुस्तान, अच्छा ऐसे सारे हो गए ना, ठीक है। यार मैंने एचआरए एच एस आर डाल दिया, हद हो गई यार। गूगल भी आजकल पागल हो रखा है। ठीक है, ऑलमोस्ट वही लोग हैं लगभग जिन्होंने काकोरी केस किया था। क्या नाम, खुदीराम बोस वगैरह का नाम सुने हो? राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह जो है ना। चलो लिखो, एचआरए 1924। केस का नाम है काकोरी केस। काकोरी केस सुना होगा आप लोगों ने नाम। फैक्ट्स बहुत ध्यान से, काकोरी ट्रेन का जो इंसिडेंट हुआ था, वो इंसिडेंट क्या था आपको पता होगी कहानी, सबने सुना है काकोरी केस क्या था। कहां से कहां तक जाती है, कहां से कहां तक कुछ कहानी चलती है ना काकोरी केस में। तो मोटा मोटी कहानी कुछ इस तरह से थी कि एक ट्रेन है आपकी। पहले तो काकोरी स्टेशन कहां पड़ता है? यूपी में। ठीक है, फैक्ट्स मैं आपको दे दूंगा।
काकोरी केस में ये सामने आप ट्रेन देख रहे हैं, ये स्टेशन है और ये रियल में है, काकोरी रेलवे स्टेशन है प्रॉपर, अभी भी है। तो उस स्टेशन पे जो ट्रेन आ रही थी, कहीं से कहीं जा रही, कहां से कहां फैक्ट्स में लिखा दूंगा, जो ट्रेन जो आ रही थी उसमें अंग्रेजों का क्या जा रहा था, खजाना, ऐसा बोला जाता है, प्लस उनके वेपन जा रहे थे। इसकी इंफॉर्मेशन किसको मिली, इन लोगों को, रेवोल्यूशनरी लोगों ने। तो इन लोगों ने एक प्लान किया और प्लान करके उस ट्रेन के ऊपर अटैक किया और पूरी ट्रेन को ऑलमोस्ट लूट लिया। एक मोटा मोटी ये इंसिडेंट है। बट इसकी कहानी जो आपको जाननी है वो क्या, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया काकोरी केस क्या था, बट इसके लिखिए फैक्ट्स। काकोरी केस के फैक्ट्स में पहला, बिकॉज, या लिखो ऐसे लिखो, टू इनिशिएट द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट दे नीड मनी। आंदोलन को चलाने के लिए उनको धन की आवश्यकता थी। आंदोलन को चलाने के लिए उनको धन की आवश्यकता थी। उनको मतलब समझ रहे हो, रिवोल्यूशनरी ना। सो डैश, डेट है 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925। ट्रैक लिख लीजिए, सहारनपुर से लखनऊ। सहारनपुर से लखनऊ, पूरा पैक होके बैठी हो, मास्क हटा दो यार, यहाँ क्लास में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सांस आ रही है, हैं? गले में ना, थ्रोट का इशू हो रखा है इसमें। सहारनपुर से लखनऊ, ट्रेन का नाम लिखेगा 8 डाउन ट्रेन। 8 डाउन ट्रेन, अप और डाउन दो ट्रेनें होती हैं, उतना डिटेलिंग नीड नहीं होती है। जहां से ट्रेन बन के सबसे पहले स्टार्ट होती है उसको अप बोलते हैं, दूसरे वाले को डाउन बोलते हैं। आपको पता हो इंडिया में हर ट्रेन दो है, कोई नहीं। शताब्दी जो चलती है, कोई नहीं, शताब्दी छोड़िए, नॉर्मल जितनी भी इंडिया में ट्रेन है वो हर ट्रेन कम से कम दो है। क्योंकि जो ट्रेन यहां से जाएगी वो ट्रेन वहां से आएगी ना, तो जो ट्रेन यहां से जाएगी फिर ये खाली होगी, फिर ये वापस आएगी, तो वहां वाले तो खाली बैठे हुए हैं। तो जो ट्रेन यहां से खुली इतने बजे, सेम ट्रेन मतलब उसी उधर वाले स्टेशन से किसी और टाइम पे भी खुलेगी। कई बार सेम ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ये बात पता है कि नहीं? आपको लगता होगा अगर एक ही ट्रेन, मान लीजिए ये ट्रेन यहां से जाती है, यहां पर लगते हैं 24 घंटे, तो इसका मतलब वहां वालों को तो 24 घंटे इंतजार करना पड़ेगा ना, और कल को अगर 12 घंटे लेट होगी तो 36 घंटे का वेट हो गया, तो पॉसिबल नहीं है ना। तो यहां से जो ट्रेन जा रही वो ट्रेन वहां से भी चलती है, ठीक है। तो पॉइंट यहां पे अप डाउन का मतलब क्या होता है, जब कोई ट्रेन पहली बार अनाउंस होती है तो वो कहीं से कहीं तो अनाउंस होगी, जैसे दिल्ली से लखनऊ और फिर लखनऊ से दिल्ली, तो जो पहली ट्रेन निकलती है उसे अप बोलते हैं। फिर समझिए, दोनों में से जो पहले टाइमिंग पे निकलती है वो अप है और दूसरी वाली डाउन होती है। ये रेलवे की इंफॉर्मेशन है, आपके काम की नहीं है, अप डाउन का मतलब समझ लीजिए। तो 8 डाउन ट्रेन, ट्रैक है शाहजहांपुर से सहारनपुर से लखनऊ, स्टेशन का नाम लिखो नियर बाई शाहजहांपुर। शाहजहांपुर सुने यूपी में, तो शाहजहांपुर के जस्ट बगल में कस्बा है काकोरी, वहां पे इस ट्रेन को रोका गया, लूटा गया। नाम लिखिए जो इसमें कॉन्स्पायरेसी में शामिल थे, पर्सन्स। ये बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे, काकोरी मूवी से बहुत सारी बनी है। सहारनपुर से लखनऊ का ट्रैक है, बीच में एक जगह पड़ती है शाहजहांपुर, वहां पे एक टाउन है उसका नाम है काकोरी, ठीक है। तो बीच में कई सारे बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट होंगे, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है शाहजहांपुर, ठीक हो। बंदों के नाम में 24 मेंबर, 24 लोग पकड़े गए, 24 लोग पकड़े गए, जिसमें से सही गले में कुछ हो रहा है यार, कितने लिखो? 24। 24 में लिखो, ध्यान से लिखना, 17 को जेल मिली, एक भाग गए, 1 रन अवे, 18 बचे, 6 हिसाब है ना, तो 6 को मिली फांसी, 6 गॉट कैपिटल पनिशमेंट। तो जो 6 को फांसी मिली वो 6 के नाम में आपके काम के हैं 4 लोग। पहला नाम है अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां। दूसरे हैं बिस्मिल साहब, राम प्रसाद बिस्मिल। बिस्मिल और अशफाक उल्ला के बीच में बड़ा थोड़ा वैसा था झगड़ा का मालूम, हिंदू मुस्लिम। थर्ड है रोशन सिंह, रोशन सिंह।
एंड द फोर्थ वन इज राजेंद्र लाहिड़ी, लाहिरी, LAHIRI, राजेंद्र लाहिरी। ये 4 लोगों को फांसी दी गई। ध्यान से, इसमें बिस्मिल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको फांसी लिख लो बरेली में, पूछा हुआ है यूपी में किसको फांसी मिली थी, तो बरेली में फांसी दी गई है बिस्मिल को। ठीक है, तो ये इवेंट था आपका कौन सा, कागोरी केस। नेक्स्ट आओ, यहां से कौन भागे, चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर जब भाग करके तो कहां पहुंचे, दिल्ली 27 में, लिखो चंद्रशेखर रीच दिल्ली इन 27 in 27 arranged the meeting in September 1928, सितंबर 1928 में मीटिंग अरेंज की। अरेंज द मीटिंग इन 1928, सितंबर 1928, सितंबर 1928 में मीटिंग अरेंज की। प्लेस का नाम था दिल्ली, फील्ड का नाम था फिरोज शाह कोटला, जहां मैच होते हैं वही वाला प्लेन, फिरोज शाह कोटला का मैदान है, दिल्ली जगह है, वहां पे मीटिंग होती है। एंड फॉर्म HSRA, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, तो HSRA यहां पे आपकी बनती है बाय द आजाद। हेडिंग डालिए HSRA। HSRA बहुत ज्यादा तो ऐसे हो चुका है, ठीक है यार, HSRA जान गए हो, कोई नेट से नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिख लो HSRA में ही कि नौजवान सभा ऑफ भगत सिंह, भगत सिंह की नौजवान सभा लिखवाई थी, तो नौजवान सभा ऑफ भगत सिंह मर्ज इन HSRA, HSRA में मर्ज कर गई, इसीलिए भगत सिंह का नाम आता है HSRA के फाउंडर मेंबर में। कायदे में फाउंडर कौन है HSRA के, आजाद साहब, भगत सिंह ने अपनी पार्टी इसमें मर्ज कर ली थी। ठीक है, बोलो HSRA लिखो, मोटो या एम, HSRA के एम, 3 एम है HSRA के, 3 एम। ये कुछ लोग हैं वो एक एक करके जिनको फांसी वगैरह मिली है। लीजेंड ऑफ भगत सिंह देखिएगा, मैं बार बार कहता हूं आपको, काफी सीखने को मिलेगा। ठीक है, HSRA में लिखिए 3 मोटो हैं। पहला लिखिए अवेयरनेस अगेंस्ट गांधी जी, गांधी जी के विरुद्ध जागृति, जागरूकता, अवेयरनेस अगेंस्ट गांधी जी, गांधी जी के अगेंस्ट में क्या बोल, जागृति। रीजन उसके पीछे मैंने बताया था, नॉन वायलेंस वाला रीजन था। दूसरा डायरेक्ट एक्शन फॉर द इंडिपेंडेंस, आजादी के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई, आजादी के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन करना। थर्ड, हाँ बोलो, थर्ड प्रमोशन ऑफ सोशलिज्म, समाजवाद को बढ़ावा देना। सोशलिज्म समझते हैं सब लोग, ऑलमोस्ट जानते होंगे सोशलिस्ट नेचर होता है। सिंपली बात है, जो पैसा है, सोर्सेज, वो किसके लिए खर्च होगा, समाज के लिए, तो डिसाइड भी कौन करेगा, समाज। समझ में आया, बस सिंपल एक लाइन में समझ गया सोशलिस्ट क्या होता है। जब यही चीज सोर्सेस को मार्केट डिसाइड करता है तो उसे पूंजीवाद बोलते हैं, कैपिटलिज्म कहते हैं। डिफरेंस समझ में आ गया। मेरा पैसा कौन खर्च करेगा, 2 लोग डिसाइड करते हैं। मेरा पैसा मैं खर्च करूंगा तो मैं डिसाइड करूंगा, दिस इज कॉल्ड सोशलिस्ट। मेरा पैसा मार्केट खर्च करेगा, मार्केट मतलब बाजार खर्च करेगा, ये कहलाता है मार्केट मतलब कौन हुए, अमीर लोग, मार्केट पर उनका कंट्रोल है, तो ये खर्च करेगा कहलाएगा कैपिटलिज्म। तो 2 ही थ्योरी काम करती इकोनॉमी में, या तो कैपिटलिज्म, दूसरी सोशलिज्म। हम लोगों ने एक्सेप्ट की है मिक्स्ड, हमारे यहां राइट नाउ मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब है गरीबों का भला सोचने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, गवर्नमेंट को, सोशलिस्ट, और अमीर या मिडिल क्लास के ऊपर के जो लोग वो भला अपना खुद सोचें। तो हमारे यहाँ दोनों का नेचर है, और इसमें कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि जिस आदमी की इनकम 1 लाख रुपए महीना है और जिस आदमी की इनकम 10,000 रुपए महीना है, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं। 10,000 वाला बंदा 30,000 का फ्रिज नहीं ले सकता, पॉसिबल है, लेकिन 1 लाख वाला ले सकता है। तो गवर्नमेंट 30,000 का फ्रिज देने की कंपेरेटिवली 100 रुपए का घड़ा बनाएगी। घड़ा 10,000 वाला बंदा घड़ा ले सकता है ना, लेकिन जो उसको फ्रिज लेने की औकात है वो अपना फ्रिज अपने पैसे से ले ले। दिस इज द ओनली रीजन कि जो जीएसटी में 28% जीएसटी लगाई गई है वो उन चीजों में लगाई गई है जिनको हम लोग लग्जरी गुड्स बोलते हैं। एसी में 28% ले रही, भाई एसी जरूरी है तुमको, मर तो नहीं जाओगे एसी बिना, लॉजिक बात है, लेकिन हवा के बिना मर जाएंगे, अच्छे पानी के बिना मर जाएंगे। इसीलिए जो बहुत बेसिक नीड है उस पर सरकार जीएसटी नहीं लेती आपसे, फ्री है आपका। खुली दालें,
खुला चावल, खुला दूध जीएसटी नहीं है। पैकेज, अब ध्यान समझिए, अगर आपके पास पैसा है तभी तो तुम पैकेट वाला दूध ले रहे हो। पैकेट वाले दूध और खुले दूध में डिफरेंस है रेट का। भाई पैकेजिंग के तो अलग से पैसे हो गए ना। इसका सीधा मतलब है कि तुम्हारे पास ठीक ठाक पैसा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सरकार ऐसा नहीं करे कि आपको दूध नहीं पीना है, सरकार ऐसा करे आप खुला दूध लीजिए। पैकेजिंग की कॉस्ट बच गई ना। तो सिंपली सरकार ने इसीलिए कितने जीएसटी में डाले हैं स्लॉट, जीएसटी के कितने स्लॉट इंडिया में, अरे कितने परसेंट मतलब जीएसटी लिया था अलग अलग जगहों पे। अरे भगवान, जीएसटी कितना दे आते हो, देते हो, देते हैं, कहां देते हैं, लेते हैं तो कहां देते हो, कितना परसेंट देते हो, कोई पूछे हो कितने, हाँ बिल में मेंशन हो तो कितना परसेंट जीएसटी होता है। 12% देते होंगे जनरली, आप वो सर्विस टैक्स वाला बिल देते हो जितने उसमें 12% होता है, उसमें 6% होता है दोनों का। और 5% लगता है। टोटल 4 स्लॉट है, 5, 12, 18, 28, 5, 12, 18 और 28। ये नीड से लग्जरी की तरफ जा रहा है, समझ में आया। तो 5% उनसे लिया जाएगा और 5 से नीचे जीरो भी है। जीरो मैंने बताया जो बेसिक नीड है। साफ पानी फ्री है भाई, जो सरकारी नल है उसको जीएसटी देना तुमको। अगर आप एजुकेशन फ्री है सरकारी, प्राइमरी स्कूल में बच्चे को डालो, अब तुमको लग रहा है हम डीपीएस में डालेंगे तो तुमको 28% देना है। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये डिपेंड होता है आपकी सिचुएशन। इसी को लेकर के गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे ब्लेम होते हैं जीएसटी के, ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार जीएसटी क्यों लाई, क्या जरूरत थी, कब लाई, जीएसटी कब आया इंडिया में, जीएसटी फुल फॉर्म पता है, ठीक है बस बहुत है, काम चल जाएगा। जीएसटी की फुल फॉर्म जान लिया आपने। पहले सरकार अलग अलग जगहों पे अलग अलग टैक्सेस आपसे लेती थी। कोई 2 या 3 टाइप के टैक्स बताओ, डिफरेंट टैक्स। कौन से, वैट, वैट वेरी गुड। वैट क्या होता है, हाँ वैल्यू एडेड टैक्स। क्या होता है ये, फुल फॉर्म बता सर बस। अरे वैट क्या होता है, सही बोला, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, सही बोला आपने, बट फेल कर गया, चल नहीं पाया, क्यों। हाँ अरे वाह, बिल्कुल, तो बोला करो यार, पता थोड़ी बहुत चीजें जब पता, बस सीधी बात है। वैट वैल्यू एडेड टैक्स, नाम से ही पता चल गया, वैल्यू ऐड होती जाएगी, टैक्स लगता जा रहा है। यानी सेम चीज पे, जैसे आटा है, आटे से बिस्किट बनना है तो आटे से बिस्किट में 4 प्रोसेस होगी मान लीजिए, तो चारों में 4 बार टैक्स देना होगा। तो इसमें सीधी बात है, जो बिस्किट को बहुत महंगा बिकेगा कि नहीं बिस्किट, तो उसको कम करने के लिए सीधे बिस्किट पे ले लो या आटे पे ले लो। तो वैल्यू ऐड हो रही, मतलब पहला 10 रुपए का आटा था, फिर ये 10 का 12 हुआ, तो 12 में कुछ रुपया टैक्स हो गया। फिर 12 रुपए में कुछ चीजें आपने ऐड की, शुगर ऐड की, तो ये 13 रुपए का हो गया, तो 13 फिर आपको ऐड करना पड़ा, तो कई जाके स्टेजेस पे आपको टैक्स देना पड़ा ना। तो इसीलिए वैल्यू एडेड टैक्स सक्सेसफुल नहीं हुआ इंडिया में। फिर मॉड वैट, सेन वैट आया, चलो एक वैट हो गया, और एक वैट हो गया, एक टैक्स और। कसम से आज तो रुको, मैंने 5 टैक्स तो गिना हो तो जरा तुम लोग। कोई सी भी टैक्सेस जो रनिंग थे, जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ना, तो गुड्स और सर्विस से रिलेटेड सारे टैक्स खत्म कर दिए गए इंडिया में, तभी तो जीएसटी आ गया। तो फिर कौन से 5, कोई 5 मिले, अरे भगवान, नाम बताइए टैक्स का। भाई साहब, हाँ मैं रुका हूं, सोचिए आराम से। कोई 5 टैक्सेस आप लोगों को नहीं पता है, हे भगवान। और लोग वैसे भी निर्मला सीतारमण का गला पकड़ रहे कि लूटे पड़ी है मिडिल क्लास को। नहीं, रोज कमेंट भी, कॉमेडी भी चलती है, उसमें थोड़े मीम्स भी बनते हैं उनके ऊपर, इतना मत खींचिए। एसिडी क्या होता है ये कोई टैक्स नहीं होता, लास्ट में टी जोड़ के कुछ भी ना बोल दो। और कुछ, सेल टैक्स, क्या बोलो, सेल, सेज, स्पीड स्पेलिंग बोल दो, मेरे को सुनाई कम दे रहा है आज। सेल टैक्स, सेल ना, आदो पता नहीं, कॉन्फिडेंस है नहीं, मुंह से निकल गया, सही है कि नहीं है पता नहीं है भगवान। सेल टैक्स होता है, बिक्री कर बोला जाता है, ये गवर्नमेंट हर प्रोडक्ट पे लेती थी, बिल्कुल। तो सेल टैक्स भी आपका खत्म हो गया। 2, 5 में तो क्लास खत्म हो जाएगी। एक और बता दो, मैं आगे बढ़ूं, तुम ही लोगों पे डिपेंड हूं मैं एक के लिए। क्या, रोड टैक्स, हाँ जनरेट, रोड टैक्स तो अभी भी लेती सरकार, खत्म क्या हुए, रोड टैक्स तो टोल तो लेती है ना गवर्नमेंट आपसे, टोल फ्री।
है मजे ही आ जाए, टोल फ्री हो जाए तो आधा खर्चा बच गया आपका। टोल तो लेती है तो वो तो खत्म नहीं हुए। अरे बहुत सारे टैक्स हैं, बहुत सारे। कोई बात, अगर आपको पता होगा कि आप लोग एटीएम से कैश निकालते हैं तो 4 बार से ज्यादा निकालते हैं तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। 4 बार सेम एटीएम से अगर आपने पैसा निकाला, सेम मतलब सेम बैंक के एटीएम से, तो आपको 20 रुपए देना पड़ेगा। फिर रहता है, सुना है? ठीक है। एसटीटी होता है एक, सीबीडीटी होता है एक, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स सुना है, शेयर मार्केट में यूज किया जाता है। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स होते थे। आपको पता नहीं हो तो गिफ्ट टैक्स भी लगता है। अगर आप गिफ्ट लेते हैं, बहुत फेमस सिविल्स का क्वेश्चन है पीसेस का, कि अच्छा बता, गिफ्ट मैंने आपको 50,000 का दिया तो टैक्स कौन देगा, आपकी मैं? आराम से, मैंने 50,000 आपको कैश दिए कि भैया कुछ खरीद लेना, नहीं मिठाई खा लेना, तो उस 50,000 पे टैक्स कौन देगा? पहले चीज टैक्स देना चाहिए कि नहीं? उस 50,000 पे टैक्स बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। मजे ही आ गए फिर तो यार। 50 करोड़ रुपया ट्रांजैक्शन करो, टैक्स देना ही नहीं सर। 50,000 की जगह 50 करोड़ भी तो हो सकता है, वैल्यू तो वैल्यू है ना, टैक्स तो बनेगा सर, ऑब्वियस बात। अब समस्या क्वेश्चन ये था कि 50,000 रुपए अगर कोई किसी को देता है तो टैक्स के किसके ऊपर पे होगा, देने वाला कि लेने वाला? जिसको मिला है। अरे वाह, बिल्कुल दिमाग सही लगाए। क्योंकि अगर मैंने 50,000 आपको दी है तो मैंने अपनी इनकम से तो 50 दिए हैं, तो मेरी इनकम पे तो 50 का मैं ऑलरेडी दे चुका हूं ना भाई। 10 लाख मान लीजिए ईयरली है मेरी, तो उसमें 50,000 पे तो ऑलरेडी मैं टैक्स दे चुका हूं ना। तो मैंने जब 50 आप दिए तो आपकी टोटल इनकम में 50,000 ऐड हुए ना, तो आपने कौन सा टैक्स दिया? हिसाब समझ में आया? तो आपकी इनकम बढ़ी 50,000, तो उस पर जो भी स्लॉट बनेगा उस पर टैक्स देना होगा। ये गिफ्ट टैक्स होता था, ठीक है। इसीलिए रूल होता है अभी भी 50,000 के ऊपर में आपको टैक्स देना होता है, इसीलिए कैश नहीं होता है, लोग गिफ्ट लेते हैं। नहीं रसीद कटवाते हैं, कम डाउट उसकी नहीं, दुकान वाले से बोलते हैं अगर आपको नहीं, मार्केट में जब पेमेंट कराई जाती है तो पेमेंट की जो रिसिप्ट होती है वो कम उस पर कराई जाती है और लिया ज्यादा जाता है। इवन जो घर भी आप खरीदते हो, प्रॉपर्टी भी आपने खरीदी, आपके घर में ये बात पता भी होगी, आपके पापा ने जब दिया होगा बिल्डर को, तो उसमें 60% होता व्हाइट में। जैसा 40 लाख की प्रॉपर्टी है तो उसमें 28 लाख रुपए दिया जाता है व्हाइट में, 12 लाख रुपए कैश होता है। क्योंकि मार्केट रेट क्या है 40 लाख, जबकि जो सर्किल रेट है वो 28 लाख ही है। तो तुम 12 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, वो 12 लाख कहां एक्स्ट्रा मतलब व्हाइट में चला गया, मतलब ब्लैक में चला गया। तो अगर आप 12 ऑनलाइन करोगे तो क्या देना पड़ेगा? टैक्स। कौन देगा? बिल्डर। तो सरदर्दी है नहीं, तो 12 लाख इसलिए क्या लेता है? कैश में। कभी भी आपकी कभी प्रॉपर्टी खरीदना और बिल्डर को बोलना कि पूरे पैसे ऑनलाइन करूंगा मैं, वो तुरंत मना कर देगा, तो लूट जाएगा वो। बात समझ रहे हैं? इनकम का ये दिक्कत। खैर कोई नहीं, ये सारे ना, तो इन्हीं सब टैक्सेस की सरदर्दी गवर्नमेंट ने खत्म कर दी और सरकार ये 5 स्लॉट ले आई है, 4 स्लॉट, 5, 12, 18, 28। इसमें कोई सा भी स्लॉट रहेगा, आधा आपका आधा मेरा, झंझट खत्म। जैसे 12% टैक्स है तो 6% एसजी होता है और 6% सेंटर का जीएसटी होता है, छुट्टी। तो जो आप 12% जनरली देते हैं जब आप होटल्स में जाते हैं खाना खाने के लिए, सर्विस टैक्स 12% है, तो जब आप सर्विस टैक्स देते हैं तो उसमें जब आप देखेंगे लिखा होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, एग्जैक्ट 6% लिखा होता है, वो यही 6% होता है। 6% किसके पास गया? सरकार के पास, और 6% किसके पास आया? यहाँ। इसीलिए जब आप खाना खाइए तो टिप नहीं दी जाती है। बहुत सारे लोग अलग से, जैसे एसजीएसटी देता है, उसके बाद आपने देखा होगा रसीद, अच्छे होटल्स में जाना तो वहां पे सर्विस टैक्स लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं, तो उस पर आप सीधे सीधे होटल्स के ऊपर केस कर सकते हैं। क्योंकि जब ऑलरेडी मैं एसजीएसटी पे कर रहा हूं, जीएसटी पे कर रहा हूं, देन भाई साहब आप सर्विस टैक्स तो खत्म हो गया, तो आप फिर भी लोगों को पता नहीं है, फिर भी देके आते हो 18% सर्विस टैक्स भी, ऊपर से टिप भी देके आते हो। आप समझ रहे हैं? ये सब चीजें गलत होती, तो इसलिए अगर ऐसा है होटल्स में, रेस्टोरेंट में, तो आप मना कर सकते हैं। सर्विस टैक्स की जगह गवर्नमेंट जीएसटी ले आए, तो जीएसटी आप पे कर रहे हो, उस जीएसटी के बाद अलग से अगर आप सर्विस टैक्स दे रहे हो तो ऑब्वियस बात है गड़बड़ कर रहे हो कहानी। इसको लेकर के बड़ा फेमस केस भी हुए थे। ये सब थोड़ा जानो यार, ये सब सिविल्स के लिए बहुत जरूरी चीजें होती हैं भाई। खैर चलिए वापस आइए। एम हो गए 3, ठीक है, लिखिए 3 डिपार्टमेंट्स, 3 विभाग थे इस वाले एचएसआरए के, 3 डिपार्टमेंट। पहला था ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, दूसरा था प्रचार, एडवर्टाइजमेंट, तीसरा था सामरिक विभाग, स्ट्रेटेजिकल डिपार्टमेंट, रणनीतिक विभाग। ध्यान से, पहले के हेड है विजय कुमार सिन्हा, पहले के हैं विजय कुमार सिन्हा ऑर्गेनाइजेशन के। एडवर्टाइजमेंट दिया गया भगत सिंह को, और स्ट्रेटजी बनाने के लिए जिम्मेदारी ली आजाद साहब ने खुद। एचएसआरए की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। एचएसआरए का बहुत फेमस केस है, पीछे जो काकोरी केस था वो तो एचआरए का था ना, एचएसआरए का केस बता रहा हूं मैं। एचएसआरए का केस लिख लो, 23 दिसंबर 1929, 23 दिसंबर 1929।
23 दिसंबर 1929। ये है अटैक ऑन लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन की गाड़ी पे बम फेंका गया था। गांधी जी कभी भी सपोर्ट नहीं करते थे इस थ्योरी को लेकर के, वायलेंस को लेकर के। तो बहुत फेमस यहां पे एक कहावत है, मतलब एक गांधी जी ने बुक, मतलब एक पेपर लिखा था, उसका नाम था द कल्ट ऑफ बॉम्ब। ध्यान से लिखना, इस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये, द कल्ट ऑफ बॉम्ब। ये गांधी जी ने एक पेपर लिखा था, उस पेपर में क्रिटिसाइज किया था भगत सिंह के इस इवेंट को, द कल्ट ऑफ बॉम्ब। ठीक है, हाँ एक तरीके से था, आर्टिकल था। जब इस चीज का पता HSRA वालों को लगा गांधी जी क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उन्होंने किताबी लिख मारी समझाने के लिए लोगों का कि भैया बम जरूरी क्यों है। ठीक है, तो लिखिए उस किताब का नाम जो मैं बता रहा हूं, उस किताब का नाम लिखो द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, ये बुक लिख दी थी रिवोल्यूशनरी लोगों ने, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब डैश करके लिखना, भगवती चरण बोहरा। भगवती चरण बोहरा, इन्होंने बुक लिखी थी फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब को लेके। भगवती चरण बोहरा, BOHRA, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। यूथ को बताया गया कि भाई साहब गलत मत तो गांधी जी की ना सुनो, कि बम जरूरी है, ऐसा कुछ है। चलो नेक्स्ट, ये HSRA का पहला इवेंट हो गया, मर्डर मतलब अटैक। दूसरा ये, तीसरा लिखो, वो तुमने सुना ही होगा, जो उसमें हाउस में बम फेंका गया था, भगत सिंह ने बम फेंका था ना, वो बिल हो रहा था, याद है मैंने बताया था बिल। लिख लो, ईयर टाइम है 1929, दिसंबर 1929, दिसंबर 1929 डैश सेंट्रल असेंबली, केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल असेंबली। कौन थे भगत सिंह के साथ? दो लोग थे ना, अरेस्ट हो गए थे जो। किसने बम फेंका था भगत सिंह के साथ? मूवी देखी नहीं है आप लोगों ने? और गिनाई दो सारे जो बहुत याद है, और है बस लिख लो, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ध्यान से, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन लोगों ने बम फेंका था। ध्यान से, 29 में असेंबली में, असेंबली में बारे में बोला गया था ये लोग ना हिंसा करना चाहते हैं, बट बहुत जेन्युइन थ्योरी थी। ये आपकी असेंबली है, यहां पे हाउस पे जो पर्सन है, और ये होती है इधर साइड में जहां पे ऑडियंस बैठती है, मतलब अपर साइड में। तो यहां से बम फेंका गया था एक ऐसे कॉर्नर पर जिस कॉर्नर में कोई लोग नहीं थे। तो जानबूझ करके भगत सिंह को आप कह सकते हैं बदनाम करने के लिए लोगों ने ऐसी कॉन्स्पेरेसी की थी, भगत सिंह अब यहां पे लोग बैठे, इनके ऊपर बम फेंकोगे तो मर जाएंगे। तो ये तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करने की था। तो भगत सिंह ने इस चीज को बाद में क्या बताया कि हमने बम ऐसी जगह चुना जिस जगह पे लोग नहीं खड़े थे। तो इसका मतलब है हम केवल धमाका करना चाहते थे। बहुत स्टेटमेंट है उनका फेमस, कि जो बहरे कान हैं किसके, गवर्नमेंट के, सिस्टम के, हम उनको सुनाना चाहते हैं अपनी आवाज। तो सीधी बात है, उसके लिए मेरा पर्पस किसी का मर्डर नहीं है। दैट्स वाई जो कॉर्नर चुना गया था वहां पे कोई लोग नहीं थे। समझ रहे बात को लेकर? भगत सिंह को क्रिटिसाइज किया गया था इस चीज को लेकर के। इसके बाद भगत सिंह चाहते तो भीड़ भड़का होता, बम भाग जाते वहां से, भाई बम फटा तो नहीं भगदड़ होगी, तो इस रैंपेज में भाग सकते थे। बट इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त खड़े रहे, और खड़े होकर के उनको क्या किया, अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, जानबूझ करके अरेस्ट करना। क्यों अरेस्ट किया गया? क्योंकि भाग जाते तो फिर और गलत अर्थ निकलता, क्या लोगों को क्या लगे तो वही है, बम फेंके भाग जा रहे हैं। तो इनमें और आतंकवादियों में क्या डिफरेंस हुआ? भाई टेररिस्ट क्या है, मारते हैं फिर भाग जाते हैं। तो इसमें उसमें क्या डिफरेंस हुआ? तो इसीलिए भगत सिंह लोगों को बताना चाहते थे कि आप गलत सोच रहे हैं हमारे बारे में, मैं इसलिए ऐसा करना चाह रहा हूं। फिर उनको उठा करके कहां डाला गया? जेल में। और जेल की कहानी आगे जानेंगे। लिखिए, आफ्टर दिस इवेंट ही अरेस्टेड after this he was arrested, wait,